नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में 60,000 के करीब हो चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या और अब तक 59,662 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। कोरोना से देश में 17,847 लोग ठीक हुए हैं। वैश्विक महामारी से 1981 लोगों की मौत हुई है। कोरोना एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 39,834 अब तक केसेस हैं जो कि एक्टिव तौर पर अभी अस्पतालों में, आइसोलेशन सेंटर्स में है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल 1981 यानी कि लगभग 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 39,834 का आंकड़ा यह है। देश में 60,000 के करीब हुई है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 59,662 लोगों में संक्रमण की पुष्टि अब तक हो चुकी है और तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 60,000 के बेहद करीब है ये। तो वही लखनऊ से खबर, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। 20 लाख प्रवासी मजदूरों, कामगारों को रोजगार देने की तैयारी है। गांव में ही नौकरी और काम देने की योगी सरकार योजना बना रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स में ही तेजी से स्किलिंग डेटा तैयार करने के निर्देश हैं। अब तक 8 लाख प्रवासी मजदूर और कामगार पहुंच चुके हैं यूपी। आज 35 और ट्रेनें मजदूरों, कामगारों को लेकर पहुंच रही हैं यूपी। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित वापसी के लिए पूरी मदद के निर्देश दिए। विदेशों में भी फंसे प्रवासी कामगार और श्रमिक पहुंचेंगे एयरपोर्ट। शारजाह से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी पहली फ्लाइट और रोजगार के लिए खाड़ी देश गए थे सभी वापस अपने लोग आएंगे और सभी क्वारंटाइन में जांच के बाद होम क्वारंटाइन सरकार उन्हें भेज देगी। फिलहाल होम क्वारंटाइन में भरण पोषण और भत्ता दे रही है योगी सरकार। रेडीमेड गारमेंट के कारोबार के साथ ही साथ इत्र, धूपबत्ती, अगरबत्ती, एग्री प्रोडक्ट, फूड पैकेजिंग और गौ आधारित कृषि उत्पाद, फूल आधारित उत्पादों, कंपोस्ट खाद आदि के कारोबार पर रणनीति बनाने में योगी सरकार जुट गई है। कामगारों, श्रमिकों के साथ ही महिला खुद सहायता समूह के माध्यम से नौकरी रोजगार पैदा करने की रणनीति बना रही है। योगी सरकार का फोकस रेडीमेड गारमेंट के साथ ही तमाम उद्योगों का हब बनाने पर जोर है। चीन के बड़े उद्यमों के साथ उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में बेहतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का बड़ा हब बनाने में सरकार जुट गई है। तो टीम 11 के साथ बैठक हुई क्योंकि लगातार जो श्रमिक और कामगार वापस अपने वतन लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनकी कैबिनेट, उनकी टीम 11 ये प्लानिंग कर रही है कि कैसे उनको आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो इसके बाद होगी वो रोजगार की होगी। ये तमाम लोग अपना रोजगार छोड़कर अपने घर वापस आए हैं। अब ऐसे में इन सबको रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार अपनी जिम्मेदारी मानकर चल रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो तमाम इसमें प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। ब्यूरो चीफ हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए। विक्रम, एक बहुत बड़ा टास्क सरकार के लिए है कि जो लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक कामगार वापस आ रहे हैं उनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपके आगे एक बड़ी चुनौती होगी, उन तमाम लोगों के आगे एक बड़ी चुनौती होगी कि रोजी रोटी कमानी है, रोजगार चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा और जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से जिस तरीके से लगातार श्रमिक कामगार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोजगार देना एक बड़ा चैलेंज होगा। बड़ी संख्या में लगातार अलग अलग जगहों से, ट्रेनों से जो लोग लाए जा रहे हैं उसके लिए भी पूरी तैयारी करने के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है जितने भी श्रमिक या कामगार अलग अलग कामगार ये जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उनके जो कौशल हैं उनका पूरी तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाए कि किन किन चीजों में वो स्पेशलिस्ट हैं, कौन कौन से काम अच्छे से कर सकते हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड बनाने का आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए और उसी के आधार पर यह कोशिश की जाए कि श्रमिकों को उनके गांव में ही जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर उनको काम दिया जाए। इसके बाबत पूरी तरीके से श्रम विभाग भी लगातार काम कर रहा है, ग्राम विकास विभाग भी लगातार काम कर रहा है। इसी में मनरेगा में भी कई जिलों में लगातार नए जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रवासी जो श्रमिक है जो अलग अलग जगहों से आए हैं उनके भी लगातार जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उनको मनरेगा के अंतर्गत उनके गांव में ही पूरी तरीके से काम दिया जा सके। तो कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं तो अगर उनको लाया जा रहा है तो उनके रहने खाने की भी पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। टीम 11 की बैठक में आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने स्तर से इस चीज की तैयारी करें कि जो श्रमिक आए उनको किस तरीके से काम दिया जा सकता है। ओडीओपी में भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की बात श्रमिकों के लिए की जा रही है कि श्रमिक जो आए हैं अगर उनके अंदर कोई कला है तो बड़े स्तर पर कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जो जिले के लिए या उनके गांव के लिए एक व्यवस्था तैयार कर सके, तो उसको बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए। इसके भी निर्देश आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि सभी विभाग, खासकर ग्राम विकास विभाग पूरी तरीके से तैयारी करे कि कैसे श्रमिकों को उनके ही गांव में काम दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके।
जी बिल्कुल। और विक्रम, ये एक बड़ा आप कहना चाहिए अवसर भी है कि अगर वो तमाम श्रमिक, वो कामगार, जो मैन पावर है, क्योंकि लगातार हम देखें उत्तर प्रदेश ये प्रयास कर रहा था, सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स आए। लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा जो चाइना से इन्वेस्टर्स वहां से अपना पैसा वापस निकालना चाहते हैं, वापस खींचना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे में आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ये एक अवसर के तौर पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की महामारी से पहले भी कई बार यह प्रयास किया है कि जो प्रदेश के कामगार हैं वो प्रदेश में ही रहें और बाहर ना जाएं, लगातार प्रदेश में ही काम करते रहें। और इस बीच में जिस तरीके से श्रमिक वापस आए हैं, कामगार वापस आए हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उन श्रमिकों को अगर उत्तर प्रदेश में रोकता है, और जिस तरीके से निवेश की बात आ रही है कि कई औद्योगिक नीतियां बदलने की बात हो रही है, अलग अलग कंपनियों को प्रभावित करने के लिए, उनको उत्तर प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट करने की लगातार मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, जिसके लिए औद्योगिक नीतियां भी बदली जा रही हैं। इसको देखते हुए बड़े स्तर पर श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश में श्रमिक बड़े स्तर पर होंगे, कामगार बड़े स्तर पर होंगे, और स्किल्ड कामगार, क्योंकि अलग अलग जो प्रदेश से आए हैं वो अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगातार वो काम कर रहे थे, तो उनको एक एक्सपीरियंस्ड कहा जा सकता है कि श्रमिक और कामगार मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। और जो औद्योगिक नीतियां बदली जा रही हैं और उससे जो बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आएंगी, उनको भी श्रमिकों की जो जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें भी स्किल्ड श्रमिक मिलेंगे, उससे उत्तर प्रदेश के लिए और ज्यादा मजबूती आएगी। तो हर परसेप्शन को, हर जो कहा जा सकता है किसी भी क्षेत्र में सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से ना औद्योगिक विकास में किसी तरीके का अड़ंगा लगे, और ना ही किसी तरीके से श्रमिकों के काम में या उनके रोजी रोटी को कोई धक्का लगे। तो पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और इसी क्रम में आज बड़े निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में दिए। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार को लेकर बवाल हुआ है। मरीज की मौत के बाद शव को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने स्वर्ग आश्रम में नहीं होने दिया अंतिम संस्कार। शव को कहीं और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर बात माने लोग। कोरोना से मौत के बाद खौफजदा लोगों ने नहीं होने दिया अंतिम संस्कार। एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस बल और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। जिले के थाला लाइन पार के छारबाग का ये मामला है। कोरोना से मौत के बाद खौफजदा लोगों में नहीं दिया है अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। फिलहाल लोग कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार को लेकर यहां बवाल हुआ। तो मरीज की मौत के बाद शव को स्थानीय लोगों ने लेकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने स्वर्ग आश्रम में नहीं होने दिया अंतिम संस्कार। इसके बाद दूसरी जगह ले जाने दिया। फिलहाल शव को कहीं और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की बात पर माने लोग। कोरोना से मौत के बाद खौफजदा लोगों ने नहीं होने दिया अंतिम संस्कार। हालांकि आपको बता दें कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक एक बस गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया जाए। तो कहीं भी अंतिम संस्कार कराने पर कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर से अंतिम संस्कार के दौरान, चाहे वो सुपुर्द खाक हो या फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि देने के बाद, किसी भी तरीके के कोरोना के फैलने की स्थिति नहीं बनती है। ऐसे में लोगों के बीच ये अफवाह और लोगों के बीच ये भ्रम जरूर दिखाई दिया। सौरभ उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम पर हुआ था? लोगों का क्या कुछ कहना था? ये कोरोना पेशेंट, इसका सैफई में इलाज चल रहा था, डाक बंगला निवासी है फिरोजाबाद शहर का। और जब डेथ हो गई उसके बाद शव को जो लाया गया है एम्बुलेंस में, वो यहाँ पे छारबाग पे एक स्वर्ग आश्रम है जहाँ जो है अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वहां लेके जब पहुंचे हैं और इसकी इलाका वासियों को जैसे ही सूचना मिली है तो लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और एम्बुलेंस को देख के तमाम तरीके की नारेबाजी भी की गई। तो बिल्कुल मौके पर पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी पहुंचे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और बहुत मुश्किल जो है स्थानीय लोगों को समझाया है और इस बात पे वो लोग माने हैं कि बिल्कुल यहाँ अंतिम संस्कार नहीं होगा, नहीं होने दिया जाएगा। और क्या प्रशासन की तरफ से ये समझाने की कोशिश नहीं की कि अंतिम संस्कार कराने से कोई खतरा नहीं है? देखिए, तो कोशिश तो लगातार की गई अधिकारियों द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, हंगामा कर रहे लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह मौत हुई। कल भी एक कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हुई थी। कल जिस मरीज की मौत हुई थी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा के सेक्टर 66 का रहने वाला है मृतक मरीज। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह मौत हुई। कल भी एक संदिग्ध की मौत हुई थी। उस संदिग्ध की मौत के बाद उसका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो बता दें कि विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, एक और पेशेंट की मौत हुई है जो कि कोरोना का संक्रमित बताया जा रहा है।
जी आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में जो है जेएम्स हॉस्पिटल है, उसमें जो है दूसरे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था उसकी भी मौत हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में जो है कि 2 व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव के वजह से मौत हुई है। आपको बता दूं कि पहला जो मरीज था उसकी कल जो सुबह 5 बजे करीब में मौत हुई थी, वो सेक्टर 22 का रहने वाला था। और ये जो दूसरा व्यक्ति है उसकी कल रात में डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर में, तो वो सेक्टर 66 का रहने वाला था। फिलहाल जो है गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। आए दिन 10 से 12 लोग निकलते जा रहे हैं और इसी को लेकर के 2 लोगों की जो है मौत का आंकड़ा जो है 2 दिन में लगातार 2 आंकड़े निकल करके आए हैं मौत के। और इसी को लेकर के 214 लोग जो है ये आंकड़ा गौतम बुद्ध नगर का है, जिसमें से 118 लोग जो है ठीक हो चुके हैं और 90 से कुछ लोग जो है वो उनका इलाज अभी भी चल रहा है और डेथ का आंकड़ा जो है 2 हो गया। फिलहाल जो है वहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है सही से कार्य कर रही है। उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत होना एक बड़ा सवाल है गौतम बुद्ध नगर में खड़ा होता है कि किस तरीके से वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। पहले भी कितनी बार जो है उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के लिए लोगों ने आवाजें उठा रखी थी। इस चीज को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है वो भी संज्ञान में लिया था, तो उन्होंने कार्रवाई भी की थी। उसके बावजूद क्या पता लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे सही से ट्रीटमेंट ना मिल रहा हो, जिसके वजह से ये मौत हो रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं अब लखनऊ से खबर है, जहां पर कोरोना किट की 3 तरह से जांच करेगा केजीएमयू। आईसीएमआर ने केजीएमयू को कोविड-19 के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से घोषित किया है। आपको बता दें, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, वीटीएम किट्स, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स, आरटी-पीसीआर किट्स का परीक्षण करेगा केजीएमयू। किट्स निर्माण कंपनियां परीक्षण के लिए केजीएमयू भेजेंगे किट्स। सभी मानकों को पूरा करने वाली किट्स को प्रमाण पत्र देगा केजीएमयू। केजीएमयू ने अभी तक किसी व्यावसायिक किट को प्रमाणित नहीं किया। ये भट्ट साहब की तरफ से कहा गया, किट में वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्यूब से नमूने किए जाते हैं इकट्ठे, इसलिए किट का हाई ग्रेड का होना बेहद जरूरी है। किट के हाई ग्रेड का ना होने पर जांच रिपोर्ट नहीं आती सही। तो किट में वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के जरिए और हाई ग्रेड का होना बेहद जरूरी होता है। फिलहाल केजीएमयू ही यह प्रमाण पत्र देगा किसी भी किट कंपनी के लिए कि वो किट बेच सकते हैं या नहीं, उनकी किट पास होती है या फेल, इसका फैसला केजीएमयू की टेस्टिंग करेगी। फिलहाल आपको बता दें, किट की टेस्टिंग की जाएगी। 3 तरह से टेस्टिंग होगी। आईसीएमआर ने केजीएमयू को कोविड-19 के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर घोषित किया। वायरल ट्रांसपोर्ट के मीडिया, वीटीएम किट्स, आरएनए एक्सट्रैक्शन, ये तमाम प्रोसेस होंगे। तो विदेश से आ रहे यात्री राजधानी में रहेंगे क्वारंटाइन। विदेश से आने वाले 170 यात्री किए जाएंगे क्वारंटाइन। पहले यात्रियों को उनके जिलों में क्वारंटाइन करने का निर्णय था। एयरपोर्ट से सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजे जाएंगे अब सभी यात्री। स्क्रीनिंग होने पर, कोरोना या फ्लू के लक्षण होने पर भेजे जाएंगे अस्पताल। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को मिलेंगे 2 विकल्प, अपने खर्चे पर होटल्स में रह सके या फिर प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर में रखे। तो ये 2 ऑप्शन होंगे कि अपने खर्चे पर आप होटल्स में रहिए या फिर प्रशासन के खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर आप क्वारंटाइन सेंटर में रहिए। फिलहाल बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के पास यही 2 विकल्प होंगे और उन्हें लखनऊ क्वारंटाइन होना होगा। पहले ये निर्णय था कि वो होम क्वारंटाइन किए जाएंगे, लेकिन अब निर्णय बदला गया है और ये निर्णय किया गया कि लखनऊ में ही उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि 2 विकल्प होंगे कि वो चाहें तो होटल में अपने खर्चे पर रह सकते हैं, क्वारंटाइन हो सकते हैं, या फिर वो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है उसमें क्वारंटाइन हो सकते हैं। फिलहाल 170 यात्री आ रहे हैं अपने स्वदेश वापस और ऐसे में उन सभी को क्वारंटाइन को लेकर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंदर नक्सलियों के साथ पुलिस ने मुठभेड़ की है। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 2 नक्सली महिला और 2 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए हैं। भारी मात्रा में नक्सली सामग्री समेत घातक हथियार बरामद किए गए। राजनांदगांव के मदनवाला क्षेत्र के अंदर मुठभेड़ हुई। मारे गए सभी नक्सलियों पर सरकार ने रखा था लाखों का इनाम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के घोर नक्सल प्रभावित मानपुर इलाके में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए हैं। एएसपी नक्सल ऑपरेशन जीएन बघेल ने बताया कि देर शाम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए पुलिस की टीम निकली थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मौके से AK-47 और राइफल बरामद कर चुकी है। घटना की खबर लगते ही एसपी जितेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि 12 जुलाई 2009 को इसी क्षेत्र में हुए नक्सल मुठभेड़ में एसपी VK चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। तो मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है और भारी मात्रा में यहां पर गोला बारूद जब्त किया है। फिलहाल आपको बता रहे ये 4 नक्सली मारे गए हैं और सविता सलामे उम्र 25
1 लाख रुपए की इनामी थी, ये भी ढेर हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली यहां पर ढेर हुए हैं। ये असला बारूद इनके पास से फिलहाल बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए हैं। राजनांदगांव के अंदर ये मुठभेड़ हुई थी। तो 2 नक्सली महिला और 2 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि ये 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान भी, यहां पर अधिकारी भी शहीद हो गए हैं। तो पुलिस की नक्सलियों के साथ राजनांदगांव के अंदर मुठभेड़ हुई। आपको बता रहे पुलिस को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे इन चारों ही नक्सलियों के मूवमेंट के, और उसी के बाद जब इनपुट को ट्रेस किया गया और वहां पर घेराबंदी की गई तो ये चारों ही पुलिस के उस घेरे में आ गए। इसके बाद दोनों के ही बीच यानी कि नक्सली और पुलिस के बीच लगातार मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में चारों नक्सली मारे गए हैं, लेकिन एक पुलिस के अधिकारी भी इसमें शहीद हो गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर इसमें शहीद हुए हैं। तो आपको बता दें कि राजनांदगांव के अंदर यह मुठभेड़ नक्सलियों और पुलिस के बीच में हुई। खबर रायबरेली से है, जहां पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। नगर पालिका परिषद के बाहर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका पर आरोप लगाए हैं। प्रशासन नहीं दे रहा सफाई कर्मचारियों पर ध्यान, ये कर्मचारियों की तरफ से कहा गया। हम लोगों के वेतन में की जा रही है कटौती, कर्मचारियों ने शिकायत की है। फिलहाल आपको बता दें कि रायबरेली के अंदर नगर पालिका के तमाम कर्मचारी हैं। नगर पालिका परिषद के बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सफाई कर्मियों ने जमकर हल्ला बोल किया है। उनका कहना है कि उनकी सैलरी तक काटी जा रही है, उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इन तमाम शिकायतों को करते हुए नजर आए, हल्ला बोल करते नजर आए।